दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त देख रहे हैं शादी हमारी मुस्लिम मैट्रिमोनियल सर्विसेज का यूट्यूब चैनल शादी हमारी पे हम लोग यूँ तो निस्बत सीरीज़ के काम करते हैं, लेकिन निस्बत सीरीज़ के अलावा भी हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट इस प्लेटफॉर्म पे चलाते हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट है हमारा आओ रोको तलाक को। आओ रोको तलाक को में हम केस स्टडीज़ और काउंसलिंग सेशंस दोनों करते हैं। तो आज जो आओ रोको तलाक को का शो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, उसमें लीगल काउंसलिंग के लिए आज हमारे साथ में एक फैमिली कोर्ट की और सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट की लॉयर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे फैमिलीज़ की काउंसलिंग अभी तक करके उन्होंने तलाक को रोकने में भी अपना रोल काफ़ी हद तक अदा किया है, और जहां हो सकता है वो कम से कम वक्त में केसेस को रिजॉल्व करके आगे ज़िंदगी जीने के लिए लड़का और लड़कियों को फ्री हैंड करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आपका नाम है एडवोकेट फ़ातिमा पठान। एडवोकेट फ़ातिमा पठान जो है नागपुर से है। नागपुर फैमिली कोर्ट, सिविल हाई कोर्ट में और सिविल कोर्ट में आपकी मैडम की प्रैक्टिसेस है। मैं मैडम के बारे में बहुत ज़्यादा बताऊँ उससे बेहतर है कि मैडम अपने प्रोफेशनल कैरियर और अपने प्रोफेशन के बारे में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। तो शादी हमारी के सभी दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह के एक्सक्लूसिव शो जो है आपको सिर्फ यहीं पे देखने मिलते हैं। तो मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे स्टूडियो आने का लिए हमें वक्त दिया, और हमारे जो दर्शक हैं उनको आज आपसे इंशाअल्लाह बहुत सारी नॉलेज की बातें पता चलेंगी। तो मैम आपका इस्तकबाल है हमारे दर्शकों की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाकिर भाई थैंक यू, आपने ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म चालू किया और मेरे हिसाब से ये पूरे हिंदुस्तान में आपके द्वारा की हुई पहली पहल है जी। तो इस बात पे सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी कि इस तरह की पहल हमारे यहाँ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे माशरे में अभी इस चीज़ की जो है ये बढ़ रहा है जी। अब आने वाले समय में हो सकता है और ज़्यादा बढ़े, लेकिन आपकी अगर इस तरह की पहल रही तो इस पे हम कंट्रोल भी पा सकते हैं इंशाअल्लाह। आओ रोको तलाक़ों का जो प्रोजेक्ट दोस्तों हम लोग करते हैं उसका मकसद ही यही है कि अगर कोई कपल तलाक़ के प्रोसेस में है तो हम उनके काउंसलिंग सेशंस अपने ऑफिस में भी करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो उनके बीच के जो भी झगड़े हैं उसको रोक दिया जाए, रिजॉल्व कर लिया जाए, जिसके लिए हम लोग हमारे साथ एसोसिएट जो लीगल फैटर्निटीज़ के लोग हैं, लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनकी भी मदद लेते हैं। ऐसी ही मदद आज आपके सामने जो एडवोकेट फ़ातिमा पठान साहिबा के ज़रिए से रखी जा रही है। तो जर्नली होता क्या है, हम उस पर आज मैम से बात करेंगे। मैम सबसे पहले तो जर्नली एक परसेप्शन ये है कि भाई जैसे ही मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ तो सीधा कोर्ट चला जाया जाए, हम सबक सिखा देंगे। यहाँ से हम आपसे शुरुआत करना चाहेंगे बात की। मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि तलाक क्या। हाँ, सबसे पहली तो बात है जिस तरह हम शादी की रस्में होती है, बहुत सारे अलग अलग तरह से लोग शादी सेलिब्रेट करते हैं जी। बड़ी बड़ी होटल्स में पार्टी होती है, कई कई दिन तक पार्टीज चलती है, शॉपिंग तो साल भर तक चलती है। लेकिन जब बात तलाक की आती है, जैसे हम शादी की बात करते हैं, हर चीज़ बेस्ट चाहिए, सबसे अच्छा लॉन जी, सबसे अच्छा खाने का अच्छा अरेंजमेंट, सबसे अच्छा फोटोग्राफर, यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। और तलाक की जब बात आती है तो तलाक को हम क्या समझते हैं, जिस तरह शादी इज़ अ इवेंट, तो तलाक क्या इवेंट है क्या? तलाक इवेंट है क्या? लाइफ का वो कौन सी चीज़ है जिससे, यानी तलाक एक ऐसा शब्द है, एक आदमी को शादीशुदा से तलाकशुदा, हाँ, उसका पूरा प्रेजेंस चेंज कर देता है। मुआशरे में हम ये चीज़ें देखते हैं कि हर इंसान कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को जानता है, ठीक है। एक हम बचपन से सुनते आते हैं एक बात कि मैं तुझे देख लूँगा, हाँ, मैं तुझे देख लूँगा। तो जब हमारे घर में शादी का कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आता है, सबसे पहले उसमें रिजोल्यूशन एमिकेबली करने की पूरी कोशिश की जाती है जी। लेकिन एमिकेबली रिजोल्यूशन नहीं हो पाता, इसीलिए वो रिजोल्यूशन कोर्ट तक जाता है। कोर्ट तक जाने के बाद में क्या होता है,
देखिए, मैं अपने प्रोफेशन की बुराई नहीं करना चाहूँगी या मैं अपने प्रोफेशन का कुछ डिफेम नहीं कर रही हूँ। ये मेरा काम है, मेरा काम होता है। मतलब जिस तरह डॉक्टर के नज़रों में एक पेशेंट उसका काम भी है, उससे उसको पैसा अर्न करना है, उसी तरह आपका एक जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट अराइज हुआ है वो मेरे लिए कहीं ना कहीं मॉनेटरी गेन रहेगा जी। ठीक है, हम हमेशा मुस्लिम्स लोगों में, मैं अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हो सकता है इससे डिफ़र भी हो, हमारे मुस्लिम में अगर कोई प्रॉब्लम आता है मैट्रिमोनियल का, बहुत कम लोग होते हैं जो सबसे पहले मुस्लिम एडवोकेट को अप्रोच करते हैं जी। अगर हम गैर मुस्लिम एडवोकेट को अप्रोच करते हैं तो क्योंकि उन्हें इस्लामिक लॉ की जानकारी, हमारे इस्लामिक काउंसलिंग, जैसे मैं नागपुर में हूँ तो हमारे यहाँ जामिया अरबिया, दारुल कज़ा, ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, शरई अदालत और शरई अदालतों के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं और हज़ारों शादियाँ यहाँ से सेटल हुई है, हज़ारों खुला हुए हैं, हज़ारों तलाक हुए हैं और लोग अपनी अपनी लाइफ में आज खुश है। क्योंकि हम नॉन मुस्लिम को ज़्यादा अप्रोच कर लेते हैं तो उन्हें ये चीज़ की जानकारी नहीं होती और वो आपको कहते हैं कि इसे कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाके एक टिपिकल मुकदमे होते हैं जिसे हम कहते हैं मेंटेनेंस का दावा। मेंटेनेंस शाहबानों वाले केस में से ये चीज़ मुस्लिम के लिए भी लागू है। 125 के अंतर्गत आप मेंटेनेंस की डिमांड करते हैं। मेंटेनेंस का डिमांड जैसे ही आपने दावा पेश किया, आपका मेंटेनेंस तैयार हो जाता है। आपको हर माह का एक निश्चित राशि आपको हस्बैंड खाउटी के रूप में देता है। यह खाउटी ज़्यादातर केसेस में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं होती, 2000, 3000, 5000 इसी तरह की ये खाउटी की रकम लगती है। अगर वो नौकरी पेशा है तभी हमें उसका वो कितना अर्न करता है हम ये बात को प्रूफ कर पाते हैं। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हम ये बात को प्रूफ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो खाउटी की रकम है वो कम होती है। लेकिन उस खाउटी की रकम को लेने जाना, और ऐसे भी प्रोविजंस है कि अगर आपकी एक्यूमुलेटेड खाउटी है और जेल जाने की नौबत है तो ऐसे सिचुएशन में वो 20, 25, 30% देकर भी उस खाउटी से बच सकता है। ये एक आम सलाह होती है जो एक वकील आम तौर पर अपने क्लाइंट को देता है कि ठीक है, मेंटेनेंस की केस से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, खाउटी हो गई है, अपन कम से कम करवा लेंगे, होने दो मत दो। ये सारी बातें हैं जो एक वकील, अपने काउंटर वकील, अपने मुवक्किल को बचाने के लिए वो जो सारी चीज़ें करता है, ये हमारी कॉमन प्रैक्टिस में है। लेकिन हम जब इस चीज़ से जाते हैं, ये सारी प्रोसीजर से हम मुस्लिम लोग गुजरते हैं, इसमें आपका समय की बर्बादी होती है, इसमें आपके समय की बर्बादी होती है। आपके समय की बर्बादी के साथ साथ आपकी जहन की बर्बादी ज़्यादा होती है। जहनियत की जो बर्बादी है वो आपकी ज़्यादा होती है जब भी मसले इस तरह से है। लेकिन इसमें केवल हम ये नहीं कह सकते कि इसमें लड़की वाला जो पक्ष होता है वो ख़राब होता है या लड़के वाला पक्ष जो होता है वो ख़राब होता है। यहाँ पे अगर दो लोगों को नहीं रहना है साथ में तो वो दोनों ही लोग इस बात का तय करना पड़ेगा कि हमें नहीं रहना, तो मेरा जो सामान है, जो अगर लड़की नहीं रहना चाह रही या लड़के वाले उसे अपने घर में नहीं रखना चाह रहे, तो ये लड़के वालों का मॉरल है कि जो लड़की जहेज में अपने साथ लाई थी वो सारा का सारा सामान उसको सही कंडीशन में वापस दे दे। तो दर्शकों, जैसा कि अभी फातिमा मैम ने एक ब्रीफ आपके सामने पिक्चर रख दी है, अब हम इस पर सवालों के साथ में आगे बढ़ेंगे। ये ब्रीफ पिक्चर का मकसद ये था बताने का उनका कि आपको डायरेक्टली बीइंग ए मुस्लिम कम्युनिटी डायरेक्टली आपको कोर्ट की सीढ़ी चढ़ना ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट की सीढ़ी चढ़ने में आपका वक्त और जहन दोनों और पैसा सब बर्बाद होता है। बेहतर है कि आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में दारुल कज़ा, दारुल शरिया, शरई अदालत ऐसी जगहों के दरवाजे पर दस्तक दें।
अगर नहीं रहना है तो फिर आप बैठ बिठा के अपना सुलह समझौते से सेपरेट हो जाए। इसके कई सारे रीज़न है जिस पे हम आगे बात करेंगे। अक्सर मैं अपने वीडियोस में कहता हूं मैम कि जब भी मैं ये सेशंस करता हूं औरों को तलाक को, के मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं इसमें, तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो बच्चे तलाक जब करते हैं या किसी भी घर में तलाक होता है तो वो एक जनरेशन का नहीं होता, 3 जनरेशन का होता है। क्योंकि सबसे पहले वो पेरेंट्स जिन्होंने पाल पोस के बच्चे को बड़ा किया, अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई के साथ अपने जज्बातों को भी उनके साथ लगाया, न सिर्फ कमाई खर्चा की बल्कि अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कुर्बानियाँ भी दी है एक बच्चे की परवरिश के लिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। हम मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो भी बोल लिया जाए, तो अक्सर आप देखते हैं कि बच्चे के एजुकेशन के लिए बाप अपनी है तो कुर्बानी देता है, बच्चे के फ़ीस पहले भरता है, माँ अपनी कुर्बानी देती है, बच्चे के एजुकेशन पे खर्च करते हैं। तो ये कुर्बानी के साथ बच्चा बड़ा किया जाता है, परवरिश होती है। फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो अब माँ बाप को क्या चाहिए लाइफ में? सिर्फ इतना ही कि अब उनके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी ब्याह हो जाए, अपने ज़िंदगी से लग जाए। अब उनका जो है इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट का वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की लैंग्वेज में, वो ये देखना चाहते हैं उनके नज़र के सामने बच्चा खुशहाल रहे। अब जब बच्चे का डाइवर्स हो रहा है और उसके साथ उसकी एक नई जनरेशन भी आ गई है, तो 3 जनरेशन सफ़र करती है ना एक डाइवर्स में। तो इसीलिए हमारा कोशिश ये होती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये काउंसलिंग करें कि भाई डाइवर्स अगर करना ही है, लास्ट मोमेंट अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे तो फिर इस्लामिक वे से चला जाए, ना कि है तो कमर्शियल लॉयर की तरफ बढ़ा जाए। अब इसमें सबसे पहला सवाल ये आता है कि आज के वक्त में आपके नज़रिए से क्यों डाइवर्स के नंबर बढ़ रहे हैं मुस्लिम समाज में, जबकि आज से 10-15 साल पहले ये नंबर्स बहुत कम हुआ करते थे? सबसे पहले जिस तरह से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है इन सेंस कि आज डिजिटल युग आ गया है। डिजिटल युग आने से लड़का लड़की दोनों ही आजकल मोबाइल के मास्टर हैं। बिल्कुल। कई सारी ऐप्स ऐसी होती है जिसके अंदर वो बहुत कुछ सीखते हैं या इंटरेक्शन होता है। आज इंस्टाग्राम हम लोग कई बार देखते हैं कि मोबाइल एक बहुत बड़ी वजह बनते जा रहा है तलाक के पीछे। हाँ, ये अक्सर देखने में आ रहा है कि तुम मेरे पीठ पीछे किसी से बात करती हो, वो शक करती है कि तुम मेरे पीठ पीछे किसी से बात करती हो। तो अगर हम देखें कि ये डिजिटल युग जो है, जो यानी सोशल मीडिया नेमत भी और ज़हमत भी है। हाँ, नेमत और ज़हमत दोनों ही बनते जा रहा है। और जैसे कि आपने पूछा कि ये माशरे में बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है। एक्सपेक्टेशन बोले तो सास का अपनी बहू से एक्सपेक्टेशन, ननद का अपने भाभी से एक्सपेक्टेशन, बहू का अपनी सास से एक्सपेक्टेशन, यानी दामाद का एक्सपेक्टेशन। आज का जो युग है वो डिजिटल युग है। लोग देखते हैं सास बहू की सीरियल देखते हैं, वो सीरियल को लाइफ में अपनाना चाहते हैं, सीरियल देखते हैं उस टाइप से। उसे लगता है कि जब मेरा हस्बैंड को लगता है कि जब मैं घर में हूँ तो मेरी वाइफ जो है सज धज के तैयार रहना चाहिए। पूरे जेवर। लेकिन होता उल्टा है, उसे घर पे खाना बनाना है, काम करना है, क्योंकि वो अपने घर से उतना काम करके नहीं आई है, या उसने उतना कभी खाना बनाया नहीं होगा या साफ सफाई नहीं की होगी। क्योंकि आजकल सब अपने बच्चों से मतलब ऐसे काम नहीं कराते कि अब वो जब घर पर जाती है, ससुराल में जाती है, अब उसके ऊपर काम का बर्डन आ जाता है। जो सास पहले काम करती थी अभी वो चाहती है मैं भी थोड़ा रेस्ट करूं। तो बात तो ये हो जाती है ना, एक छोटी सी कहावत है, अगर जवाई बेटी को घुमाए तो जवाई अच्छा है, बहुत अच्छा है। बेटा घुमाए तो बहुत बेटा घुमाए बहू को तो साला जोरू का गुलाम है। जी। तो ये जो हमारी मेंटालिटी है, यानी अभी जैसे अब ये जो मेंटालिटी है जब तक हमारे समाज से बदलेगी नहीं जी, कि बेटे की शादी हो गई है, अब एक नया बॉडी उसको के घर में आ गया है, मतलब जब तक हम उस लड़की को अपनाएंगे नहीं ना तब तक हमारे माशरे से ये चीज़ कम नहीं होगी। बाद में हम लोग कहते हैं अरे हमने तो उसको बेटी की तरह प्यार दिया। अरे बेटी की तरह प्यार देते सारी चीज़ें, लेकिन उसको एक बीवी का स्पेस नहीं देते। वो उसको बीवी का, वो बीवी भी है ना, हाँ, वो उसको बीवी वाला स्पेस नहीं दे पाते। हम जो है पहले हमें ऐसा लगता था कि माँ बाप जो है, लड़की के माँ बाप बहुत ज़्यादा पक्ष लेते हैं। अब आप सोचिए कि जिस तरह लड़के के माँ बाप उसका पक्ष लेते हैं, लड़की वाले भी उनका पक्ष लेते हैं। एक शादीशुदा लाइफ में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है इसका पता लगाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन रहता है। क्योंकि झगड़े के जो रीज़न होते हैं वो हस्बैंड वाइफ के बीच में ही होते हैं। वो फिनेंशियली शुरू होते हैं या सेक्सुअली शुरू होते हैं, इन्हीं दोनों चीज़ों पे शुरू होते हैं। और इसकी जो तहकीकात है वो दोनों ही कर सकते हैं। इसके अंदर में तीसरा व्यक्ति अगर
इंटरफेयर करता है या उसके अंदर में अपनी टांग लगाने की कोशिश करता है तो ये मामला जो है बद से बदतर होता जाता है और ये बिगाड़ की तरफ बढ़ता जाता है। जब भी हमारे घरों में कभी झगड़े होते हैं, मतलब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, प्लीज़ मेरी बात का कुछ भी उल्टा मीनिंग कुछ मत निकालेगा। जैसे घर में झगड़ा होता है ना, तो मैं एक टीवी सीरियल देख रही थी। टीवी सीरियल में दोनों हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं, तो उनके सास ससुर कहते हैं कि आपके झगड़े हो रहे हैं, आप दोनों कहीं घूम आओ। हाँ। तो क्या हमारे मुस्लिम्स में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है कि देखो तुम दोनों के बहुत झगड़े होते, आप 2-3 दिन कहीं घूम आओ, गोवा चले जाओ। अरे गोवा क्यों, अजमेर चले जाओ। लोकेशन चेंज है, लोकेशन को अलग अलग तरीके से, मतलब दो लोगों में प्यार कब बढ़ेगा, जब उनके बीच में रोमांस बढ़ेगा। है ना। बच्चा हो जाना ये नहीं है कि रोमांस है। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि फैमिली एंगेजमेंट्स बहुत ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा है और हर चीज में इंटरफेरेंस या एंगेजमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, हमारे यहाँ पर है कि बच्चा हो गया मतलब सब कुछ उसकी लाइफ में अच्छा चल रहा है। हम लोग बच्चे को जोड़ के देखते हैं, अरे उसका भी अच्छा नहीं चल रहा और बच्चे का भी अच्छा नहीं होने वाला है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ के झगड़े का सबसे ज्यादा जो असर होता है वो बच्चे पर ही होता है जी। सबसे ज़्यादा जो जहन खराब होता है वो बच्चे का ही होता है। हस्बैंड को शायद दूसरी वाइफ मिल सकती है तलाक होने के बाद, वाइफ को भी हस्बैंड मिल जाता है, लेकिन वो बच्चा ही होता है, उनको वो दोनों के नाम के साथ जीवन भर रहना है जी। ये बाइंडिंग है उसको लॉ की। मतलब वो हो गया, उसके बाद आप अलग हो गए, उसके बाद में उस बेचारे को बाप का नाम अपने बाप का ही लगाना है, माँ का नाम माँ का ही लगाना है, उसको उसके साथ ही जिंदगी भर चलना है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिस तरह हस्बैंड, तो हमें ये बात को पहले समझना होगा कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ का तलाक हो गया और उन लोगों का तलाक जिनके बच्चे हैं, तो सबसे पहले वो बच्चे का क्या, उस बच्चे के भविष्य का क्या, उस बच्चे के भविष्य के लिए क्या। कई बार हमने देखा है जब तलाक के लिए आते हैं लोग कहते हैं कि मैं बच्चे का, सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पे हमारा माशरा बिल्कुल क्लियर है। पार्टीशन के जो हमारे जो लॉज है, जो शरीयत के हिसाब से हमारी प्रॉपर्टी के जो डिवोल्यूशन होने चाहिए वो बिल्कुल क्लियर है। फिर भी अगर हमारे यहाँ पे किसी का तलाक हो जाता है तो सबसे पहले देखते हैं लड़की है या लड़का है। अच्छा लड़की है तो लिखा के ले ले बेटा कि कुछ नहीं लेंगी ये जीवन में, भविष्य में तेरे से कुछ नहीं मांगेंगी, देगी ठीक है, हम उसको भविष्य में कुछ नहीं देंगे, ठीक है, वो भी लिखा लिया। लड़का हुआ वो भी लिखा लिया कि कुछ नहीं देंगे, लेकिन वो लड़का लड़की उस तलाकशुदा आदमी के ही बच्चे रहते हैं और वो भविष्य में कभी भी कौन लेता है, उसके घर के लोग ऐसा लिखा लेता है। हाँ, लड़के के घर वाले, बच्चे के जो फादर के घर वाले वो लिखा के दे देते हैं, ले लेते हैं कि हम इससे कभी भविष्य में कुछ नहीं लेंगे करके। तो लड़की से मतलब बच्चों की माँ से, नहीं, बच्चों की माँ हमसे कुछ नहीं लेंगी, अभी तेरे को दे देंगे। बच्चों के लिए नहीं लेंगी या अपने लिए नहीं लेंगी? बच्चों के लिए कुछ नहीं लेगी। अच्छा, ऐसा ये दिखा के लेते हैं। वो कहते हैं कि यार तेरे बच्चा हमको दे दे, नहीं तो हम पाल लेंगे। तो बात आती है यहाँ पर एक ईगो की, और बच्चे के जो कानून क्या बोलता है इसमें, इंडियन पिनल कोड? इंडियन पिनल कोड के हिसाब से बच्चे का अधिकार हमेशा उसके बाप की प्रॉपर्टी में है सबसे। हाँ, बाप की प्रॉपर्टी में हमेशा उसका अधिकार है। वो आज 10 साल बाद 20 साल बाद कभी भी आ सकता है, जब तक उसके पीछे उसके बाप का नाम लगा है वो उसकी प्रॉपर्टी का अधिकारी है। उसकी माँ भले ही कितना भी लिखा ले, लेकिन उसका अधिकार कहीं नहीं जाएगा। तो फातिमा मैम, जैसा अभी आपने इस पूरे कन्वर्सेशन के अंदर एक बात कही कि इस्लाम में हर एक चीज़ का कानून मौजूद है और इस्लाम में हर एक चीज़ के राइट्स डिस्क्राइब किए हुए हैं, तो यहीं पे मैं एक चीज़ कुरान की आयत के ज़रिए से बताता चलूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है। प्रॉब्लम क्या है हमारे समझ में कि हम लोग कुरान को तर्जुमे से नहीं पढ़ रहे। प्रॉब्लम यहाँ है, अगर हम ये आपने बात बिल्कुल सही बोली जी। फातिमा मैम, जैसा अभी आपने ये कहा कि इस्लाम ने सारे जो कानून हैं वो बहुत साफ तरीके से वाज़े कर दिए हैं। शादी भी उसी तरह, शादी, तलाक, प्रॉपर्टी से लेकर हर चीज़ में। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता चलूँ, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे समाज में ये है कि हम लोग जो है वो कुरान को तर्जुमे से नहीं पढ़ रहे, तो कुरान को समझ नहीं रहे। हमने कुरान को बना दिया सवाब की किताब, जबकि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन।
हम अपने ही लॉ बुक को बराबर से नहीं जानते, उसकी वजह से ये जहालत कर रहे हैं हम कि हम माँ से लिखा के ले रहे। जबकि मैं दोस्तों आपसे बताता चलूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की एक आयत में ये साफ वाज़े कर दिया है कि जब मैं तर्जुमा बयान करता हूँ उसका, कि जब तुम अपनी बीवियों को तलाक देने लगो और तलाक देने के बाद ये पता चले या ज़ाहिर हो जाए कि वो हामिला है, तो उसका जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक के ऐसे ख्याल रखना है जैसे पहले रात की दुल्हन। अब वो हस्बैंड पे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कंपल्शन कर दिया। यहाँ तो हमने ऐसा माशरा बना दिया कि बीवी प्रेग्नेंट हुई तो उसको मैके भेज देते। हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब हम डाइवर्स होने के तलाक दे चुका है शख्स, मर्द शौहर तलाक दे चुका है, लेकिन बाद में उसको जब जाहिर हो रहा है कि वो हामिला है। ये इद्दत का कॉन्सेप्ट इसीलिए इस्लाम में है। इस्लाम में इद्दत का कॉन्सेप्ट भी जो है साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल और सोशल और मेडिकल सारे एक्सपेक्ट के हिसाब से रखा गया है। अब यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया है कि जब तक उसकी डिलीवरी नहीं होती तब तक कि आपको उसको पहली रात की दुल्हन की तरह ख्याल रखना है। जैसे ही उसकी डिलीवरी होती है, अब माँ का इख्तियार है कि वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाए या ना पिलाए। कितना अल्लाह ताला ने एक औरत के राइट्स को प्रिजर्व किया है, जिसने 9 महीने में पेट में बच्चे को पाला है। अब बाहर आने के बाद उसका इख्तियार है, क्योंकि बच्चा जो है वो मर्द का है, तो अब अपना दूध पिलाए या ना पिलाए। और आगे कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर वो अपना दूध पिलाए तो उसको उसकी उजरत अदा कर दो, यानी उसका मेहनताना, क्योंकि उसके जिस्म से निकलने वाला जो दूध है जो उसी बच्चे के लिए अल्लाह ने दिया है, लेकिन उसकी उजरत भी देने की अदायगी की बात की है अल्लाह ताला ने। अगर वो किसी और से आप अपने बच्चे को दूध पिलवाए, जैसे पहले अरबों में रिवाज हुआ करता था कि बच्चे होते थे तो किसी दाई को दे दिया करते थे, वो दाई है तो उनकी पालन पोषण करती थी, दूध पिलाया करती थी। अब आज के वक्त में तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कबीलाई ज़िंदगियों में वो चीज़ हुआ करती थी। तो अल्लाह ताला कहता है कि अगर किसी और से पिलाओ तो उसकी भी उसकी उजरत दे दिया करो। तो जहाँ अल्लाह ने कुरान में इस आयत के ज़रिए से हमें ये समझा दिया है कि चाहे तलाक हो या ना हो, औलाद की पूरी ज़िम्मेदारी जो है वो बाप के ही ऊपर अल्लाह ताला ने रखा है। अब प्रॉपर्टी का हिस्सा तो बहुत बात की बात है, यहाँ तो परवरिश में ही डे वन, पहले दिन से न्यू बॉर्न बेबी से ही अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जिम्मेदारी जो है बाप की है। बिल्कुल। अब यहाँ पर बहुत बार हम लोग जो हमारे केसेस में देखते हैं, कई बार हम लड़कियों की तरफ से होते हैं, कई बार लड़कों की। अच्छा, दूसरी एक कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि कई बार जो लड़के के घर वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज्यादती कर देते हैं। हाँ। जब आप उस लड़की के बारे में जो सोच रहे हो, एक बार आप अपनी बेटी को उसके जगह रख कर सोचिए कि अगर इसके जगह मेरी बेटी मैं यहाँ पे ये भी वो इस पेन से गुजरती, हमेशा तो लोगों से बोलता हूँ कि भाई अगर आपका डाइवर्स हुआ तो आप बच्चे साथ में क्यों लेके आए, जबकि कुरान में अल्लाह ने उसकी जिम्मेदारी तय कर दिया है कि वो उसके वालिद की जिम्मेदारी है ना। अब आप इमोशन के चक्कर में, आप मेंटेनेंस के चक्कर में, वकील के बहकावे में आप बच्चे ला लेते। अच्छा, दूसरी बात, इस्लाम अकेला दुनिया में मज़हब ऐसा है जिसने सेपरेशन का कॉन्सेप्ट रखा है, चाहे वो मर्द के साइड से हो चाहे औरत के साइड से हो। वो इसीलिए रखा है ताकि आप अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सको। तो जब एक औरत तलाक के बाद में नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती है तो सबसे बड़ा रोड़ा जो आता है उसकी ज़िंदगी में, नए रिश्तों में, वो आते हैं बच्चे। तो भाई आपने बच्चे क्यों ला लिए? नहीं नाना नानी पाल लेंगे, नहीं मामू पाल लेंगे, नहीं फिर तो भाई वो शादी करने वाला तो उससे शादी नहीं करना चाह रहा ना फिर। नहीं। और जिसकी औलाद है उसकी जिम्मेदारी आपने उससे लेके अपने कंधे पे ले ली, उसने शादी करके आगे बढ़ गया अपनी लाइफ में। इसी तरह से ज़्यादा होता है। तो ये काउंसलिंग होना चाहिए ना। ये जो अभी आपने कहा ना, जिस दिन जो माएँ हैं अपने बच्चे छोड़ के आना शुरू कर देगी ना, तलाक खत्म हो जाएगी। तलाक ऑटोमेटिकली खत्म हो। मैं इस शो में और को तलाकों के शो में हमेशा ये बात बोल चुका हूँ, जिस दिन माँ लोग इमोशनल होना बंद कर देगी ना, उस दिन तलाक होना ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या होता है, बच्चा पैदा करके ये पकड़ तेरा, और वो आगे अपनी लाइफ में अच्छे से रहता है, उसके बाल बच्चे होते, वो कभी मुड़कर भी नहीं देखता अपने पहली औलादों को, और हमेशा उसकी लाइफ अच्छी चलती रहती है। और यहाँ पर जो मुझे ऐसा लगता है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजरते हैं ना, वो हमारे बेटियों के पेरेंट्स गुजरते हैं। उनका मैंने कई सारे मेरे ऐसे केसेस देखे हैं कि बेटी का तलाक हुआ और 7-7 साल लग गए उसको वापस रीमैरिज करने के लिए, और वो जो 7 साल का पीरियड रहा वो उस आदमी को कोसते हुए कटा। उसके बच्चे को देख देख के रोज़ उसकी याद उनके घरों में निकली। बहुत सारी चीज़ें वो 7 सालों में उन्होंने, उनका
पैसा खर्चा हुआ, वो जो 7 साल 10 साल का लाइफ गया स्पेन, वो इसीलिए गया ना कि आपने वो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली। वो आपने जिम्मेदारी ले ली। और आपने बहुत बड़ी बात कही कि अगर जिस दिन जो माएँ है वो अपने बच्चे वहीं छोड़ने लगेगी ना, भैया ठीक है तलाक देना है ना आपको, ये बच्चे भी आप ही के थे, आप ही और कुरान ने तो हुक्म दे दिया ना, सीधा साफ बता दिया आपको। अब जब अल्लाह ताला ने बता दिया, जिम्मेदारी तय कर दिया है। हाँ, माएँ क्या होती है, बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, और उससे ज्यादा उनके माँ बाप, हाँ लड़की के माँ बाप। नाना नानी की उम्र कितने साल है, हाँ, और मामू की क्या गारंटी है, मामी भी तो आने वाली है उसकी कुंवारेपन तक तो ये ठीक है। बात अच्छा मैम, लीगली हम लोग बात कर रहे हैं तो 498A क्या ये कन्वेक्शनेबल ऑफेंस धारा है, और कितना % लोगों को सजा हो जाती होंगी इसमें? मेरी बातों पे यकीन ना करें, आप गूगल को पूछो, आजकल सब लोग गूगल से पूछो जी। तो गूगल के हिसाब से 0.7 लोग कन्विक्टेड हुए। तो फिर क्या फ़ायदा इस केस के में कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ने का फ़ायदा क्या है? देखो दर्शकों, मैं ये अपनी ज़ुबान से नहीं कह रहा हूँ, मैं हमेशा तो बोल चुका हूँ, लेकिन आज कानून के जानकार, फैमिली कोर्ट के प्रैक्टिशनर और सालों से फैमिली काउंसलिंग करने वाले जो अधिवक्ता है, वो खुद अपनी ज़ुबान से आपको बता रहे हैं कि 498A.007%, मतलब आप ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर वाली बात है। और हमारी जुडिशरी जो है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट से जीत गए, वो आगे अपील में जाएगा, हाई कोर्ट होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके बाद वो सजा का हकदार बनेगा। वो भी सजा कोई कंफर्म नहीं है, सजा कोई उसमें प्रावधान नहीं है, उसके अंदर इतने प्रावधान नहीं है। नहीं, प्रावधान तो बहुत सारे हैं, बट कन्विक्शनल लेकिन हमारे यहाँ पे ट्रायल नहीं है ना उसमें। नहीं सर, हमारे यहाँ जो ट्रायल होती है ये एविडेंस बेस्ड होती है। 100%। हमारे यहाँ जहाँ लोग एविडेंस देने आते हैं तो जो क्रॉस होते हैं, है ना, हमारे यहाँ पे जो फ्रेटर्निटी है, इसीलिए हमें लॉयर कहा जाता है कि एक हम ही होते हैं कि हमें मालूम होता है कि इस तरह की चीज़ हुई है, फिर भी हम हमारा जो क्लाइंट होता है उसको बचाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। तो जब हमें पता होता है, फिर भी हम ऐसा क्रॉस करते हैं कि हमारे सवाल जवाब के फेर में साधारण इंसान का आना लाजमी है, आ जाता है। और हमारा, क्योंकि जो कानून होता है ये एविडेंस बेस्ड है, हमें गवाह पुरावे पे चलने वाला कानून है, तो वहाँ पर हम पिछड़ जाते हैं। तो ये बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है? देखिए, पहले तो ये 498A जो होता है, 498 और 498A, इस तरह के ये 2 ऑफेंसेस है, दोनों भी बेलेबल है, इजीली आज के ज़माने में बेल मिल जाती है। हाँ, उन केसेस में बेल मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है जहाँ बहुत ज़्यादा मारहान उस लड़की के साथ की गई है, अच्छा, उसको दिक्कत जाएगी, या कई बार सुसाइड कर लिया लड़की ने घर में। 498 का जो कंसेप्ट है, शादी के 7 साल तक ही माना जाता है ना। अच्छा। 498 जो उत्पीड़न है, प्रताड़ना है, शादी के 7 साल का पीरियड के अंदर हो, तो ये सारी प्रावधान उसको लागू हो गए। ये प्रावधान दिखने में, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपने कर दिया तो उसके पूरी फैमिली को भी हम इसके अंदर में डाल देते हैं। जो लोग नहीं होते, सबसे पहले हमारे घर के लोग बोलते हैं उसकी ननद के आदमी को भी डाल दें। हाँ, जिसका लेना देना नहीं है, उसका लेना देना कभी कुछ नहीं। अच्छा, एक केस तो मेरा ऐसा देखने में आया था, वो लड़के की माँ शादी के भी 8-10 साल पहले से खटिया पे थी, उसको भी उनने केस में डाल दिए। जब पुलिस स्टेशन के लोग पहुंचे तो वो लड़की जिसने कंप्लेंट की थी उसको खूब डांटे। यही सारी चीजें हैं कि वो गवाह पुरावे बराबर नहीं बैठ पाते, और जो आरोपी है वो सजा तक नहीं पहुंच पाते। अच्छा, इस केसेस में 503, 505 और 506 भी लगाया जाता है कभी कभी।